हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन राजस्थान ज्योग्राफी के आज तीसरी क्लास है और जिन लोगों ने 2 क्लास नहीं देखी है वो स्टडी विद मनोहर पर यूट्यूब चैनल पर जाकर 2 क्लासें देख सकते हैं। अब इन पिछली 2 क्लासों में अपन ने पहली क्लास में राजस्थान की उत्पत्ति, सीमा, उसके अक्षांश देशांतर को अपने मैप के माध्यम से अच्छी तरह से समझा था और दूसरी अपने क्लास थी जो राजस्थान के प्राचीन प्रदेश है उनकी वर्तमान स्थिति को अपन मैप के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे मत्स्य, मेवाड़, मारवाड़, इन तरह के वागड़, बांगड़, तोरावाटी, शेखावाटी, इनके बारे में अपने विस्तृत रूप से कल चर्चा की थी। और जो नए टॉपिक आज जो नया टॉपिक अपन लेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है। इनका आधार क्या है? इनको भौतिक प्रदेश में अपन ज़्यादा भागों में बांट सकते थे, लेकिन विस्तृत रूप से इनके ज्योग्राफिकल आधार पर हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है आधार है इनका बांटने का, जो 4 भागों में बांटा इनका आधार है अपने जलवायु व उच्चावच। इन 2 कंडीशन के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है भौतिक प्रदेशों को। पहला अपना भौतिक प्रदेश है मरुस्थल, दूसरा है अपने अरावली, तीसरा आता है अपने मैदानी प्रदेश, और चौथा अपने आता है हाड़ौती का पठार। इनके बारे में अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब चारों भाग तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इस क्लास में अपन केवल मरुस्थल पर चर्चा करेंगे। हो सके तो आगे अपन अरावली के बारे में चर्चा करें, लेकिन पहले मरुस्थल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मरुस्थल, अब इन नॉर्मल रूप से अपन 2-3 इसमें पॉइंट देख लेते हैं। मरुस्थल, अरावली, मैदानी प्रदेश, हाड़ौती पठार, हाड़ौती का पठार। कॉमन रूप से चीज अपनी इनकी देखें तो इनकी जो क्षेत्रफल कितना है, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उनका कितने परसेंटेज है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 34/39 साल की अपने पहली क्लास में देखी थी। उन क्षेत्रफल का इनका परसेंटेज कितना है? ये 4 जो भौतिक प्रदेश है इनका परसेंटेज कितना है? लगभग ये 71% है अपने, 61% मरुस्थल आता है। 61% जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 61% क्या आता है? मरुस्थल। फिर आता है अपने 9% आता था ये अरावली का पठार। अब अरावली ये हो गए कुल लगभग 70। अब 23% लगभग ये आता है मैदानी के क्षेत्र और 7% आता है अपने हाड़ौती का पठार। पहला पॉइंट हो गया, जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। मरुस्थल है जो 61% है, अरावली है जो 9% है, मैदानी प्रदेश जो राजस्थान के कुल परसेंटेज का 23% है और हाड़ौती का पठार 7% है। फिर अपन दूसरा पॉइंट इसमें चर्चा करेंगे जनसंख्या। जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उनका इन जो प्रतिशत है उनमें कितनी निवास करती है, तो लगभग 40% जनसंख्या राजस्थान की इसमें मरुस्थल में निवास करती है। और फिर आता है अपने 10% जनसंख्या अपने अरावली वाले पार्ट में निवास करती है। फिर अपन चर्चा करते हैं अपने लगभग 11% ये है, 11% और 39% जनसंख्या मैदानी भाग में। क्षेत्रफल तो इसका 61% है, लेकिन जनसंख्या इसमें 40%। अपन देखते हैं कि जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व है 17 लोग ही है। इस तरह अपने अरावली पार्ट भाग तो अपने क्षेत्रफल कितना 10% और जनसंख्या क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%। मैदानी प्रदेश है जो अपने मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल है तो 23 और जनसंख्या 39। मतलब जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है इसमें मैदानी प्रदेश में, क्योंकि ये गंगा के मैदान विशाल उपजाऊ मैदान है, इसलिए इनका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। अब हाड़ौती का पठार क्षेत्रफल है 7% और जनसंख्या घनत्व अपने है कुल जनसंख्या का 11%। फिर अगला टॉपिक चर्चा है, तीसरा पॉइंट अपने जिले कितने कितने आते हैं। तो अपन जिले के रूप में चर्चा करते हैं तो
सबसे पहले 12 जिले हैं जो इसमें राजस्थान के जो मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, जैसे जोधपुर संभाग पूरा और ये सिरोही, इस तरह के ये जो बीकानेर वाला क्षेत्र, इसमें जो मरुस्थल, जहाँ मरुस्थल विस्तृत है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब इसमें जो अरावली वाले पार्ट, जो अरावली जिस थोड़ा बहुत ही क्षेत्र विस्तृत है, उनको भी इसमें अपन अरावली वाले क्षेत्र में शामिल कर देंगे। कुछ जिले ऐसे हैं जो मरुस्थल में भी आएंगे, वो कॉमन हो जाएंगे। अपन लास्ट में से टोटलिंग करेंगे तो 33 से अलग ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि कुछ जिले मरुस्थल में का पार्ट भी है और अरावली का पार्ट है, कुछ जिले अरावली का पार्ट भी है और मैदानी का क्षेत्र का भी पार्ट है। फिर अपन चर्चा करते हैं 10 जिले इसके मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, 10 जिले, और 7 जिले इसमें हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। अब इनका टोटलिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो ऐसे जिले हैं कुछ, इसमें हाड़ौती पठार के में क्षेत्र आते हैं और इसमें मैदानी क्षेत्र में आते हैं। और इसमें मर्दा, चौथा पॉइंट अपन चर्चा करेंगे मर्दा। अब जो मरुस्थल में अपन मर्दा पाई जाती है, जो बलुई मिट्टी या रेतीली या बलुई मिट्टी, यहाँ अपने जो राजस्थान में अरावली जो वाला पार्ट है उसमें अपने पर्वतीय भाग है, तो पर्वतीय मर्दा। और यहाँ जो ये मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्र है, इनका निर्माण भी नदियों द्वारा हुआ है, तो ये जलोढ़ मर्दा। और जो हाड़ौती का पठार है ये लावा से निर्मित है, इसलिए यहाँ काली मर्दा। ठीक है। और फिर पांचवा पॉइंट आता है अपने जलवायु कैसी। अपने बात की आधार कौन सा इसका, जलवायु। शुरुआत में बात की थी उच्चावत और जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, तो इनकी जलवायु देखते हैं। ये है अपने इसकी जलवायु, मरुस्थल की जो जलवायु है शुष्क और अर्धशुष्क। जो मरुस्थल की जलवायु है शुष्क और अर्धशुष्क, और जो अरावली की जो जलवायु है उप आर्द्र। यदि नहीं स्पष्ट नहीं दिखे तो ये अपन जलवायु वाला पॉइंट है। मरुस्थल की जलवायु है शुष्क और अर्धशुष्क, अरावली की जो जलवायु है उप आर्द्र, और जो मैदानी प्रदेश की जलवायु है आर्द्र, और जो हाड़ौती का पठार का क्षेत्र है उसमें अति आर्द्र। तो वापस इसको एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं। जो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से कभी कभी 1-2 सवाल पूछ लेते हैं कि मरुस्थल में कितने जिले शामिल किए जाते हैं, अरावली में कितने जिले शामिल किए जाते हैं। तो इसमें अपने पहला पॉइंट था जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, उनका क्षेत्रफल कितना परसेंटेज बनाता है। मरुस्थल 61% पर राजस्थान की मरुस्थल है, और अरावली 9% पे, मैदानी प्रदेश जो 23% पर विस्तृत है, और हाड़ौती का पठार 7। दूसरा पॉइंट आता है जनसंख्या, मरुस्थल में 40%, अरावली पे 10 और मैदानी भाग 39 और हाड़ौती का पठार 11%। जिले मरुस्थल में 12 और अरावली में 13 जिले शामिल है। उसमें जो थोड़ा बहुत ही जिला शामिल है वो भी इनको शामिल कर लिया गया है। और मैदानी प्रदेश 10 जिले आते हैं और हाड़ौती का पठार में 7 जिले। फिर अपने मर्दा के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो मरुस्थल की मर्दा है वो बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी है, अरावली की मर्दा जो पर्वतीय मर्दा है, और मैदानी प्रदेश की जो मर्दा है जलोढ़ मर्दा है, और हाड़ौती का पठार जो काली मर्दा है। फिर इनके बारे में जलवायु के बारे में चर्चा की। तो इनकी जो मरुस्थल की जलवायु है शुष्क और अर्धशुष्क, अरावली की जलवायु उप आर्द्र, और मैदानी भाग की आर्द्र, और हाड़ौती पठार की अति आर्द्र जलवायु। फिर हम अपन मरुस्थल के बारे में आगे विस्तृत रूप से स्टार्ट करते हैं। मरुस्थल पर सिस्टमेटिक तरीके से आप अपन वीडियो को रोक के आप नोट बना सकते हो अच्छी तरह से। अब बात करते हैं अपना उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिम विस्तृत मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अपन एक मैप के माध्यम से देखें तो इनका क्षेत्रफल ऐसे देखें। चार भाग थे, उसमें से अपने राजस्थान का जो ये क्षेत्र है अपने इसको मरुस्थल के भाग बांट सकते हैं। ये लगभग 61% है। और जो अरावली वाला क्षेत्र है ये
खेड़ब्रा गुजरात से लेकर रायसेन दिल्ली तक विस्तृत है अरावली, उनके बारे में ये अपन बात की थी अपने 9% क्षेत्रफल है ये अरावली वाला। इस तरह अपन बांट सकते हैं ऐसे। फिर अपना मैदानी प्रदेश जो लगभग 23% है, तो ये 23% मैदानी। अरावली मरुस्थलीय भाग, ये RS 2016 में आया था प्री में, RS 2016 में राजस्थान का जो मरुस्थल का पार्ट कितना है, तो ये किसने आया था 61। फिर आता है अरावली, अरावली 23% है अपने 9% मैदानी भाग 23%, और जो हाड़ौती का पठार है वो 7% क्षेत्रफल विस्तृत है। ठीक है, इनको मैप के माध्यम से आप अपन नोट्स में ये मैप के माध्यम से दर्शाएंगे तो सीधा याद रहेगा कि 61, 9, 23 और 7। अब जिले आपने आप मैप बनाओगे तो जिले में ये आ जाएगा शामिल। अब बात करते हैं मरुस्थल का, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, महान मरुस्थल, भारत का महान मरुस्थल। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या का मरुस्थल कहा जाता है? जैसे गोबी मरुस्थल है अफ्रीका में, इसी तरह यहाँ राजस्थान का कभी कभी पूछ लेते हैं थार का मरुस्थल, इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। अब इसका निर्माण अपन इसमें जो ये 4 भौतिक प्रदेश देखे हैं, इसमें अपन बात करेंगे सीधी इनका निर्माण कैसे हुआ है, इसमें जिले शामिल कौन से हैं, इसमें कृषि व्यवस्था कौन सी होती है, और उनका जो मुख्य रूप है उच्चावाच और उनकी जो आकृति है उनके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो पहला अपने पार्ट मरुस्थलीय प्रदेश और मरुस्थलीय थार का मरुस्थल, इनका निर्माण और ट्रेशरी काल में हुआ। अपन ने पहली क्लास ली थी जीटी, राजस्थान का निर्माण जीटी से हुआ है, पहली क्लास ली थी, उसमें अपन बात कर रहे थे प्लीस्टोसीन और ट्रेशरी काल, जो उसमें राजस्थान का निर्माण अपने ट्रेशरी जो 33 सागर के अवशेष रूप में बात करे थे। तो ये जो इनका निर्माण है ट्रेशरी काल में हुआ है, ट्रेशरी काल और प्लीस्टोसीन युग में इनका जो थार का मरुस्थल है इनका निर्माण हुआ है। अब इसकी जो मरुस्थल की लंबाई कितनी है, इनकी मरुस्थल की चौड़ाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में अपने लंबाई, मरुस्थल की लंबाई चौड़ाई और इनके बारे में बता सकते हो, और इनकी ऊंचाई कितनी है कमेंट बॉक्स में जिसको पता है वो बताएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मरुस्थल की। इसकी लंबाई है लगभग 640 किलोमीटर जो मरुस्थल की लंबाई है, और लगभग 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई, 200 से 300 मीटर। अब ऊंचाई ये मत देखना कि सर इसमें किलोमीटर थे इसमें मीटर है, तो किलोमीटर तो ऊंचाई तो ज़्यादा हो जाती है, ये मत सोचना। अब इकाई है तो किलोमीटर में लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा कम ही होती है। फिर अपने इसको एक मैप के माध्यम से इसको अपने जो पहले मैप बनाया था उसको मरुस्थल का अपने छोटा सा मैप बना के ऐसे मरुस्थल को अंकित कर सकते हो आप। इस तरह के अंकित कर सकते हो इसको मैप के माध्यम से। निर्माण इसका ट्रेशरी काल प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई है जो 640 किलोमीटर है, चौड़ाई है 300 किलोमीटर और ऊंचाई है 200 से 300 मीटर एवरेज अपन मान सकते हैं। अब इसकी जो कभी कभी पिछली बार एक बार सवाल आया था, जो मरुस्थल की ढलान है वो किस तरह है। तो अपन जो नॉर्मली जो व्यक्ति होता है वो तो सीधा जो लूणी नदी का अपवा क्षेत्र है, जो लूणी नदी बहती है उसके अकॉर्डिंग अपन मरुस्थल का ढलान मान सकते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं है। तो इसलिए जो इसका ढलान देखते हैं, मरुस्थल का ढलान, तो मरुस्थल के ढलान कौन बता सकता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मरुस्थल का ढलान की स्थिति क्या है। मरुस्थल के ढलान
जो लूणी नदी का अपवा क्षेत्र है, लूणी नदी का अपवा क्षेत्र के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं। इसका जो लूणी नदी है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जो मरुस्थल का ढलान है ये पूछ लेते हैं कभी, तो उत्तर पूर्व से, अब जैसे लूणी नदी का उद्गम होता है अपने अजमेर के नाग पहाड़ से, तो अजमेर से लेकर जो अपन नक्शा के माध्यम से देख सकते हैं इसका ढलान, यहाँ लगभग अजमेर माने तो ये जो इधर जाती है लूणी नदी गुजरात में, तो ये एक पॉइंट देखें तो इधर बीचों बीच, तो ये उत्तर पूर्व कंडीशन हो गई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसकी मरुस्थल। अब मरुस्थल को अपने टोटल मरुस्थल इनको दो भागों में बांटा गया मरुस्थल को। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के जो मरुस्थल को दो भागों में बांट सकते हैं अपने। एक होता है शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और दूसरा है अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल में अपने बालुका स्तूप के बारे में चर्चा करेंगे। बालुका स्तूप और अर्ध शुष्क मरुस्थल में अपन बात करेंगे घग्गर का मैदान, शेखावाटी, अंतःप्रवाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च शेखावट जो घग्गर का मैदान है, और शेखावट अंतःप्रवाह है, और लूनी बेसिन। इन चार बारे में और शुष्क मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे। और शुष्क मरुस्थल में अपने जो शुष्क मरुस्थल है बालुका स्तूप दो, ये भी आगे दो प्रकार हो जाता है। एक है जो अपने बालुका स्तूप युक्त, बालुका स्तूप युक्त, एक है बालुका स्तूप मुक्त। एक युक्त या मुक्त और एक मुक्त। बालुका स्तूप जो अपने इसमें बालुका स्तूप के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, उससे पहले अपन बात कर रहे हैं बालुका स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हमादा। ये आरएस में कभी पूछ लेते हैं 50 वर्ड में हमादा। तो हमादा के बारे में ये है जो बालुका स्तूप मुक्त है, जो पश्चिम राजस्थान का जैसलमेर का क्षेत्र है, पोखरण है, लोधरावा है, ये क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है। वहाँ लगभग कंक्रीट जैसे हैं, और उसमें जो इसका इनका ये जो निर्माण हुआ है बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र का, जो पवनों के अत्यधिक वेगों के कारण, पवनों के अत्यधिक वेग के कारण इनका जो मिट्टी है इनका अत्यधिक अपरदन हुआ है, इनकी वजह से यहाँ अधिकांश कंक्रीट रूप से ऋण है, एक तरह के ऋण के रूप में ये इनका निर्माण हुआ है बालुका स्तूप मुक्त, जो इनको हमादा कहा गया। इनका क्षेत्र अपन यहीं लिख लो, क्षेत्र है जोधपुर, जैसलमेर में अपन लिख सकते हैं। अब नीचे नहीं दिखे तो ऊपर जैसलमेर में क्षेत्र आ रहे हैं, पोखरण, लोधरावा आदि जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है, और कुछ क्षेत्र अपन बाड़मेर का भी शामिल कर सकते हैं। और इसको हमादा इसमें नीचे लिख लो आप परिभाषा के रूप में, हमादा कह सकते हैं पथरीला मरुस्थल को हमादा, पथरीले मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। हमादा पथरीले मरुस्थल को हमादा कहते हैं। अब हमादा का विस्तृत जोधपुर, जैसलमेर में अपना ये कोष्टक ले लो, पोखरण, लोधरावा और बाड़मेर। फिर अपने बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र के बारे में चर्चा करें। और जो ये क्षेत्र है अपने बालुका स्तूप मुक्त है, ये 41.5
परसेंटेज है। कुल बालुका स्तूप जो शुष्क मरुस्थल का ये 41.5% बालुका स्तूप मुक्त है, मतलब हमारा क्षेत्र बनाता है, और बाकी पीछे परसेंटेज बढ़ते हैं, अपने बचते हैं 58.9 समथिंग, तो ये अपना बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र बनाता है। तो अपन बात करते हैं बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र की। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटता है, एक है शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल में अपन बात की थी, एक हमादा जो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, हमादा पथरीले मरुस्थल को हमादा कहा जाता है, उसमें जोधपुर, जैसलमेर में पोखरण, लोधरावा और बाड़मेर क्षेत्र, और बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है जो इसमें बात करेंगे अपन जो विस्तृत रूप से विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप के प्रकार। तो पहला प्रकार बालुका स्तूप, बालुका स्तूपों के प्रकार, बालुका स्तूपों के प्रकार। तो पहले अपन बात करते हैं बरखान। पहला बालुका स्तूप का प्रकार है बरखान। ये अपने जो इस तरह का ये मिट्टी का है, उसमें से पौना का वेग इसके पौना का वेग इसके लगभग अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। अब ये एक आधे चांद के समान, इसलिए बरखान अर्धचंद्राकार की आकृति बनाता है। इस तरह ये पवन है, पवन का वेग इसके लगभग, और ये इसका विस्तार, अपने विस्तार के बारे में चर्चा करें तो अधिकतम शेखावटी में मैक्सिमम यानी अधिकतम चूरू। बरखान जो इनका अर्धचंद्राकार के रूप में आकृति बनती है, पवनों के वेग से इनका विस्तार शेखावाटी और अधिकतम चूरू में। शेखावाटी में शिखर चूरू झुंझुनू है, तो चूरू को अपन मैक्सिमम रूप में इनमें मानेंगे। फिर दूसरा आता है अपने समकोण। ये अपने इसमें इस तरीके से ये जो मिट्टी का क्षेत्र है, इसमें ये पवनों का वेग इससे होगा, ठीक है ना। ये अनुप्रस्थ रूप से इनका क्षेत्र विस्तार है अपने बाड़मेर व जोधपुर। समकोण की स्थिति में ये बनते हैं, पवनों के वेग से अनुप्रस्थ रूप से ये बनते हैं। इस तरह अपनी मिट्टी का क्षेत्र माने और इस तरह से ये पवन माने, तो इसका अनुप्रस्थ रूप से बनते हैं एक, और ये अनुदैर्घ्य रूप से आपने इसका विस्तार बाड़मेर और जोधपुर, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। फिर तीसरा आता है अपने समांतर रूप से अपने इस तरीके से ये मिट्टी का जो क्षेत्र इस तरह रहेगा और पवनों का वेग भी उसी के समांतर होगा। पवनों का वेग ये अनुदैर्घ्य रूप से होगा, अनुदैर्घ्य रूप से, ठीक है। या इनको रेखीय बोल सकते हैं, समान रूप से हैं तो इनको रेखीय बोल सकते हैं, या रेखीय। इनका विस्तार है अपने जैसलमेर। तो पहले बरखान अपने अर्धचंद्राकार रूप से पवनों का वेग से ये अर्धचंद्राकार का आकृति बनाता है। इनका विस्तार शेखावटी अधिकतम चूरू मान सकते हैं। दूसरा है अपने समकोण इसके जो समांतर रूप से हैं, इस समकोण मतलब एक जो 90 डिग्री रूप में पवन का आगमन होता है और अनुप्रस्थ स्थिति बनती है। बाड़मेर और जोधपुर का विस्तृत क्षेत्र है। समांतर रूप से पवन इसके जो रेतीले भूभाग है उनके समांतर चलती है, इनको अनुदैर्घ्य बता सकते हैं या रेखीय बोल सकते हैं। समांतर इसलिए रेखीय। इसका विस्तार अधिकतम जैसलमेर। फिर आता है अपने चौथा अपने आता है तारानुमा बालुका स्तूप। अब तारानुमा इस तरीके से, जिस प्रकार तारा उस तरह के अपने मरुस्थल का निर्माण होता है। ये पवनों का वेग इसके तारों के समान होता है। इसका ये रेतीले मरुस्थल का जो अनियमित
हवाओं के कारण ये बनता है। जो ये तारानुमा मरुस्थल है, बालुका स्तूप है, पवनों के अनियमित वेग से कारण ये तारानुमा मरुस्थल बनता है। इसका सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर। तो बरखान, अर्धचंद्राकार, शेखावाटी, चूरू, समकोण, चूरू सर्वाधिक है और समकोण में अनुप्रस्थ, बाड़मेर और विस्तार अपने जोधपुर। समांतर रूप में देखें तो पौने इसके तो मिट्टी के निक्षेपण के समांतर होगी, आकृति अनुदैर्घ्य रेखित प्रकार की, विस्तार अपने जैसलमेर। तारानुमा बालुका स्तूप है जो एक तारे के समान है, जो हवा होती है, जो पवन का वेग होता है वो अनियमित रूप से होता है, इसलिए इनकी आकृति, क्योंकि यहाँ जो बीच में पथरीले रूप से रह जाता है। और सर्वाधिक रूप से अपने जो ये तारानुमा का क्षेत्रफल है जो सर्वाधिक जैसलमेर और फिर सूरतगढ़, गंगानगर में चर्चा करेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है, अगला प्रकार, 4 प्रकार हो गए, बरखान, समांतर, समकोण और तारानुमा। 4 प्रकार हो गए। पहला अपने बरखान, समांतर, अपने समकोण, समांतर और तारानुमा। फिर आता है अपने 5वां प्रकार का जो आता है अपने पैराबोलिक। पैराबोलिक बालुका स्तूप। अब ये इनको समझने, जो बरखान के विविध स्थिति है, बरखान अपने पहले देखा था, ये बरखान अर्धचंद्राकार रूप से इस तरह ये बरखान है। अब बरखान के विपरीत स्थिति इस तरह बनेंगे, इस तरह पवन का वेग वही होगा, लेकिन बरखान के विपरीत ये बरखान पैराबोलिक। अब ये महिलाओं के हेयरपिन के समान है, इसलिए इनको हेयरपिन पैराबोलिक भी कह देते हैं, पैराबोलिक। तो इनका जो अपन परिभाषा हम लिख सकते हैं, जो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन का वेग बरखान के विपरीत जो स्थिति बनती है वो पैराबोलिक बालुका स्तूप है, ठीक है ना। इनका विस्तार लगभग सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसीलिए इनका जो ये जो पैराबोलिक प्रकार के बालुका स्तूप हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के सभी जिलों में विस्तृत है, इसलिए सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत बालुका स्तूप। अब ये लिख, इसमें परिभाषा में आप लिख दो, बरखान के विपरीत स्थिति को पैराबोलिक कहा जाता है। इनकी आकृति है जो महिला के हेयरपिन के समान होते हैं, इसीलिए इनको पैराबोलिक बालुका स्तूप कहते हैं। ये अपने इस विस्तार के रूप में चर्चा करेंगे तो इसकी जो इसका विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार सभी लगभग सभी जिलों में पाया जाता है, इसलिए राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत बालुका स्तूप है। फिर छठा अपना आता है अपने सीप प्रकार का। अब जो सीप प्रकार का बालुका स्तूप है इसमें अपन अलग से देखते हैं। सीप, छठा है सीप। अब ये सीप है, इसमें जो जब बालुका स्तूप, ये जो बरखान का है, बरखान बालुका स्तूप का निर्माण के दौरान जब पवन का वेग बदल जाता है तो इसकी जो एक भुजा है वो इस तरह से लंबी हो जाती है। सीप की आकृति, इसका एक भुजा लंबी हो जाती है, इसको सीप कहेंगे। ये अपने बरखान हो गया और ये हो गया अपने सीप प्रकार का बालुका स्तूप। इनका जो ये इनका क्षेत्रफल विस्तार देखें तो ये इनका विस्तार लगभग सभी क्षेत्रों में जोधपुर और जैसलमेर में मान सकते हैं, अधिकतम जैसलमेर, जोधपुर और जैसलमेर, ठीक है। फिर अपना आता है, अगला आता है 7वां है अपने स्क्रब या स्क्रब प्रकार के, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ, उनके बीच में जो स्क्रब रूप में छोटी छोटी झाड़ियों के मध्य स्क्रब बालुका स्तूप।
स्क्रब बालू से छोटे छोटे झाड़ियों के मध्य बनने वाले बालक स्तूप। अभी स्क्रब में जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, जो गाँव में छोटी छोटी जो अपने ओरण भूमि होती है उसमें झाड़ियाँ ज़्यादा आती हैं, उनके जो हवा चलती है पवनों के वेग के जो मिट्टी का निक्षेपण से उनके बीच में जो निक्षेपण हो जाता है, उसमें छोटी छोटी जो एक बालक स्तूप बन जाते हैं, इसलिए इनको स्क्रब कहा जाता है। कब ये जो नए रूप में अपन देख सकते हैं, किताबों में लगभग कम मिलेगा आपको, इसलिए स्क्रब प्रकार का बालक स्तूप जो कहाँ बनते हैं, तो छोटी छोटी झाड़ियों के मध्य जो बनने वाले जो बालक स्तूप स्क्रब है, राजस्थान के जब जो क्षेत्र है, जो गोचर भूमि है, वहाँ छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं उनके मध्य बनते हैं। सीप है जो ये एक जो बिरखान के निर्माण के दौरान एक भुजा लंबी हो जाती है, इनका विस्तार है जोधपुर और जैसलमेर। और अब एक नोट पॉइंट लगा के लिख दो आप, नोट में लिखो सभी प्रकार के बालू का स्तूप किस जिले में है, तो इसका आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सभी प्रकार के जितने भी बालू स्तूपों के बारे में चर्चा की है, उसमें सभी प्रकार के बालू स्तूप उपस्थित होते हैं। और सर्वाधिक मरुस्थल विस्तार, सर्वाधिक मरुस्थल विस्तार जैसलमेर। अब अपन वापस एक शुरू से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज, फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इसको वापस अपन प्रूफ रीडिंग के माध्यम से बता सकते हैं। अब अपन बात की आज ने कि तीसरी क्लास थी, तो इस तीसरी क्लास में अपन बात कर रहे थे कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, भौतिक प्रदेश के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। भौतिक प्रदेश को बांटने का आधार था अपने जलवायु और उच्चावस्था। तो अपने 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों के बारे में जो परिचय किया, पहले थे मरुस्थल के बाद में अरावली के बाद मैदानी प्रदेश, हाड़ौती का पठार और हाड़ौती। फिर अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो अपने एक सारणी के माध्यम से देखें, क्षेत्रफल, जनसंख्या और इसकी जिले कितने शामिल हैं और इसकी जो जलवायु है, मिट्टी कैसी है, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो 4-5 वो अपने एक सारणी के माध्यम से देखे। फिर अपने चर्चा की थी मरुस्थल के बारे में। जो मरुस्थल है, जो इनका निर्माण है, जो टर्शियरी काल और प्लीस्टोसीन युग में हुआ है, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ढलान और इसमें शामिल जिले के बारे में चर्चा की थी। और जो एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटता है, और इसमें शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल में बात की थी अपने बालक स्तूप युक्त मरुस्थल और बालक स्तूप युक्त और मुक्त है, उसमें हमादा कहा गया, पृथ्वी मरुस्थल कहा गया, जिसमें अपने विस्तार के बारे में चर्चा की थी। तो मरुस्थल है जो अपने विस्तार है, जो हमादा का विस्तार है जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर में अपने पोखरण, लोधरावा के बारे में चर्चा की थी। फिर ये जो बालक स्तूप युक्त क्षेत्र है जो 58.5 है और बालक स्तूप मुक्त क्षेत्र है जो 41.5 है, तो इनके बारे में चर्चा की थी। फिर बालक स्तूपों के स्तूप है जो उनके प्रकार के बारे में आपने चर्चा कर थी। अगला क्लास में अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली क्लास में आप उसका आंसर बता दिया जाएगा। धन्यवाद।